डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया जनता दर्शन। करीब 100 लोगों की समस्याएं सुनकर दिया समाधान का भरोसा। सीएम ने कहा हर जरूरतमंद को आवास और बीमार के इलाज की होगी व्यवस्था। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन कर्मचारियों का प्रदर्शन। लोहिया पथ से कर्मचारियों का मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर मार्च। कर्मचारी का आरोप हेल्पलाइन में हो रहा शोषण, सैलरी को लेकर नाराजगी, महज 7,000 रुपए मिलने का आरोप। पीलीभीत में ग्राम प्रधान और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप, लगभग 70 लाख रुपए से अधिक सरकारी धन का बंदरबांट। घोटाले में जांच करने वाली टीम पर लगा लीपापोती का आरोप। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंद लोगों का आवास दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आत्मीय संबल दिया। सीएम ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है। गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने करीब 100 लोगों से मुलाकात की। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक पहुंचकर मुख्यमंत्री ने एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी, उनके प्रार्थना पत्र लिए और निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए। उन्होंने पुलिस से जुड़े मामलों में त्वरित और सख्त कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए। जनता दर्शन में एक महिला ने आवास की समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उन्हें सरकार की आवास योजना के तहत आवास दिलाया जाएगा। गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद मांगने आए लोगों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद है, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। जनता दर्शन में कुछ महिलाओं के साथ बच्चों को चॉकलेट देकर सीएम योगी ने उन्हें खूब पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सहजनवा के पूर्व विधायक शीतल पांडे के आवास पर जाकर उनके पुत्र मानवेंद्र पांडे मनु को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मानवेंद्र का मंगलवार को अकस्मात निधन हो गया था। बुधवार शाम मुख्यमंत्री लखनऊ से गोरखपुर आए। एयरपोर्ट पर वह सीधे पूर्व विधायक शीतल पांडे के आवास पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व विधायक के पुत्र मानवेंद्र पांडे के चित्र पर पुष्पांजलि और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक शीतल पांडे और अन्य परिजनों से आत्मीयता से बातचीत कर उन्हें ढांढस बताया। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, भाजपा नेता अश्विनी त्रिपाठी, डॉक्टर विभ्राट चंद कौशिक, पुष्पदंत जैन आदि भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राजधानी रांची, दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें मध्य विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन के कर्मचारियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। गोमती नगर स्थित सीएम हेल्पलाइन के कार्यालय के बाहर सुबह 9:30 बजे सुबह की शिफ्ट के कर्मचारी इकट्ठा हुए। इसके बाद नारे लगाते हुए लोहिया पथ होते हुए मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर भागने लगे। लोहिया पार्क तक पुलिस ने उन्हें 4 बार रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। धीरे धीरे पुलिस बल बढ़ता गया और संगीत नाटक अकेडमी के सामने बैरिकेडिंग कर दी गई। यहाँ भी जब कर्मचारी नहीं रुके तो पुलिस वालों ने कर्मचारियों को बलपूर्वक घसीटकर सड़क किनारे करना शुरू कर दिया। एक कर्मचारी ने रोते हुए कहा कि हेल्पलाइन ऑफिस में फोन जमा कर लिया जाता है, सैलरी 15 रुपए हर महीने के लिए कही जाती है और केवल 7,000 से 8,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 2 महीने की सैलरी भी रोक कर दी जा रही
गई है। करीब 200 से ज्यादा कर्मचारी 1076 हाय हाय के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर तरफ जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम कार्यालय के सामने लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 456 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। लखनऊ मेयर सुषमा खरवाल ने बताया कि स्वच्छता के मामले में आज हम तीसरे नंबर पर हैं और आने वाले समय में पहले स्थान पर भी पहुंचेंगे। वहीं कल्याण मंडपम के लिए बताया कि ऑनलाइन सेवा दिया जाए। इससे लोगों को बुकिंग के लिए जाकर नंबर लगाने पड़ता था, लेकिन अब हर किसी के लिए कल्याण मंडप ऑनलाइन का सुविधा मिला है, जिससे वह घर बैठे बैठे बुकिंग कर सकते हैं। आज जो है जोन 1 में 456 कार्यों का लोकार्पण हुआ है और ये सिर्फ नगर निगम निधि का काम है। अभी तो इसके दुगना जो सीएम ग्रिड है, मुख्यमंत्री सृजन योजना है, 15 वित्त है, स्थापना है, इसके दुगना का कार्य है। वो एक सामूहिक लखनऊ के सब जनप्रतिनिधियों के साथ होगा और जोन वाइज हम लोगों का हर उसमें ये कार्यक्रम चलेगा कि नगर निगम ने कितना काम किया है। और मैं आप सबको बधाई देती हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री और इस लखनऊ के सांसद जी के दिशा निर्देश में, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद से आज लखनऊ प्रगति पे है और लखनऊ नंबर 3 पे आया उत्तर प्रदेश में। और अब हम प्रयास करेंगे कि हम नंबर 1 पे आए। पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा के कलीनगर के हरदोई शाखा नहर पर पूर्व निर्मित पुल के निर्माण के लिए 27 करोड़ 9 लाख व डगा के पास पूर्व निर्मित सेतु समांतर पुल के निर्माण के लिए 25 करोड़ 83 लाख 41 हजार पुल के निर्माण के लिए धनराशि को मंजूरी मिली। बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तथा केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को पत्र देकर अवगत कराया गया। पीलीभीत की 129 विधानसभा पूरनपुर के कलीनगर में राज्य योजना अंतर्गत दीर्घ सेतु ग्रामीण के जनपद पीलीभीत में तहसील कलीनगर के हरदोई शाखा नहर के किमी -7.591 पर स्थित कलीनगर पीलीभीत माधो टांडा मार्ग और कलीनगर के हरदोई शाखा नहर के किमी 5,639 पर ग्राम जगह के पास पूर्व निर्मित सेतु समांतर शारदा नहर पर सेतु पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में पत्र देकर अवगत कराया था। मुख्यमंत्री के द्वारा इन कार्यों की धनराशि स्वीकृति करने के लिए बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद और जितिन प्रसाद केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। पीलीभीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पानी फेरने से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्राम प्रधान और सचिव प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने की कवायद में एक तरफ जहां योगी सरकार जुटी है, तो वहीं ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव मिलकर सरकारी धन का कर रहे हैं बंदर बाट। दरअसल पूरनपुर के ब्लॉक के ग्राम पंचायत आनंदपुर उर्फ भगवंतपुर में प्रधान सचिव और मास्टरमाइंड प्रधान पुत्र पर भ्रष्टाचार का आरोप है। जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह के आदेशों को ताक पर रखकर ग्राम पंचायत घोटाले में जांच करने वाली टीम पर लीपापोती का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार में संलिप्त ग्राम पंचायत आनंदपुर उर्फ भगवंतापुर के सचिव और ग्राम प्रधान के खिलाफ अब तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। विकास के नाम पर शिकायतकर्ताओं के अनुसार लगभग 70 लाख से अधिक सरकारी धन का ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा बंदर मार्च किया गया है। विगत पूरे कार्यकाल में मनमाने तरीके से सरकारी धन निकालकर ठिकाने लगाने के मामले में ग्रामीणों ने शपथ पत्र देकर जिलाधिकारी से शिकायत की थी, लेकिन जांच अधिकारियों द्वारा खानापूर्ति करते हुए बड़े भ्रष्टाचार को दबाया गया। घोटाले से संबंधित लगभग 150 पन्ना की जांच अधिकारियों द्वारा जांच प्रस्तुति की गई। डीपीआरओ रोहित भारती द्वारा शिकायतकर्ता को जल्द ही ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार घटिया सामग्री मानक के विपरीत कार्य हुए और एक कार्य का 3 गुना रकम निकाला गया, जो भ्रष्टाचार को दर्शाता है। नहीं, देखिए, यहाँ ये मामला जो है संज्ञान में लाया गया था। शपथ पत्र पे इसकी शिकायत हुई थी।
ग्राम प्रधान के खिलाफ कई जो है विकास कार्यों में अनियमितता होने का अंदेशा था। तो उस पे जांच कराई गई है। जांच आख्या हमें प्राप्त हो गई है। 17 मार्च को जांच आख्या मिली है। उसका परीक्षण और परिशीलन कराया जा रहा है। जैसे ही वो पूरा होगा हम लोग बहुत जल्दी उस पर जो भी समुचित कार्रवाई है करेंगे। कासगंज के गुंज डुंडवारा थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक पर नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म का आरोप लगा। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह के निर्देश पर विशेष टीम ने तुरंत छापेमारी शुरू की। देर रात पटवारी पुलिया के पास आरोपी की लोकेशन मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर ली। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी अमन को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा और 3 खोखा कारतूस बरामद हुए। आरोपी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जनपद कासगंज के थाना गंज जुंडवारा अंतर्गत आज एक माइनर बच्चे के कुकर्म के विषय में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस अभियोग की विवेचना के क्रम में आज पुलिस द्वारा जो सूचना के बाद एक व्यक्ति को वहां मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी उसकी हुई है। दरअसल पुलिस को जो सूचना मिली थी कि वो कुकर्म का आरोपी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस के ऊपर उसके द्वारा जो फायरिंग की गई, आवश्यक बल प्रयोग के बाद जो उसके दाहिने पैर में गोली लगी, उसको इमीडिएट प्राथमिक उपचार हेतु वहाँ गंज डुंडवारा ले जाया गया था, जहाँ से जिला हॉस्पिटल इसके ले आया गया है। मौके से 3 अदद खोखा, इलीगल तमंचा और 2 जिंदा कारतूस की भी पुलिस द्वारा बरामदगी की गई है। अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई। अमरोहा जनपद के थाना मंडी धनोरा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एमएस स्कूल के पास आम के पेड़ पर एक युवक का शव संदिग्ध हालत में लटका मिला। राहगीरों की नजर पड़ते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक मोबाइल की दुकान पर काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ में से उतरवा कर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना के हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी है। आजमगढ़ के थाना महनाजपुर क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच देर रात हुई मुठभेड़ में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने गोकशी की घटना में संलिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 बदमाश मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई बीती रात करीब 2:30 बजे की है, जब थाना महनाजपुर पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग और गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि 23 मार्च की रात ग्राम झिंझपुर सरैया में गोकशी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी फिर से किसी वारदात की फिराक में सिधौना मार्ग होते हुए ग्राम मानिकपुर की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी की। खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पहले आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन बदमाश नहीं माने। इसके बाद आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के दाहिने पैर में गोली लगे, जबकि एक अन्य अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल तीनों बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक घायल अभियुक्त 1 लाख उर्फ पत्रका पहले से ही हिस्ट्री शीटर है और उस पर गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। मौके से पुलिस ने 2 अवैध देसी तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 चापड़, 1 छुरी और 1 रस्सी बरामद की है। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे सुनियोजित तरीके से प्रतिबंधित पशुओं को पकड़कर सुनसान स्थानों पर ले जाते थे और उनका वध कर मांस बेचते थे। वारदात के बाद सबूत मिटाने के लिए अवशेषों को नदी नालों या सिवान में फेंक देते थे या जमीन में दबा देते थे। पुलिस से बचने के लिए वे लगातार स्थान बदलते रहते थे। थाना महनाजपुर के ग्राम झिंझपुर सरैया में 23-24 मार्च 2026 की रात्रि को गांव के बाहर पोखरी के पास कुछ प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे। प्राप्त सूचना पर तत्काल मेरे द्वारा और थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मुकदमा संख्या 21/26 गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे की विवेचना के दौरान 4 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए, जिनके साथ थाना महनाजपुर की पुलिस के द्वारा 1/2 की रात्रि में सशस्त्र मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान 4 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी
जबकि एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर का रुख करेंगे जहां लखनऊ के बीकेटी तहसील क्षेत्र के ग्राम अस्ती में ग्राम सभा की जमीन पर बनी एक मस्जिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया। मामला गाटा संख्या 648 की जमीन से जुड़ा था, जिस पर निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि संबंधित पक्ष जमीन पर अपना कोई वैध अधिकार साबित नहीं कर सका, जिसके बाद निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया। कोर्ट के आदेश के पालन में स्थानीय प्रशासन ने देर रात कार्यवाही करते हुए मस्जिद को गिरा दिया। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के प्रयास जारी हैं। बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर गैस से भरे टैंकर में अचानक रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। नगर कोतवाली क्षेत्र के असैनी मोड़ के पास हुई इस घटना से राहगीरों में दहशत फैल गई और सुरक्षा के मद्देनजर हाईवे की दोनों लेन को तुरंत बंद कर रूट डाइवर्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक चालक गुरप्रीत मथुरा से करीब 18 टन एलपीजी लेकर नेपाल जा रहा था। तभी टैंकर के वाल्व से गैस लीक होने लगी। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, जिसने तुरंत वाहन रोककर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस, ट्रैफिक टीम और फायर ब्रिगेड ने स्थिति को संभालने होते हुए इलाके को खाली कराया। रूट डायवर्जन के चलते शहर में भारी जाम लगा रहा और कई दुकानों को एहतियातन बंद करा दिया गया। प्रशासन देर शाम तक रिसाव को पूरी तरह नियंत्रित करने में जुटा रहा। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में बुधवार को मीट माई मेंटोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के सदस्य और साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉक्टर जी.के. गोस्वामी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। डॉक्टर जी.के. गोस्वामी ने अपने संबोधन में कहा कि क्वांटम मैकेनिज्म और क्वांटम कंप्यूटिंग को अक्सर जटिल माना जाता है, जबकि इसकी समझ पर निर्भर करता है। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को जटिल विषयों को सरल बनाने और शिक्षक छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर जोर दिया। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि आने वाले समय में क्वांटम तकनीक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी, जिसके लिए छात्रों को अभी से तैयार होना आवश्यक है। उन्होंने छात्रों से कानूनी, फॉरेंसिक और तकनीकी ज्ञान को एकीकृत करने का आह्वान करते हुए कहा कि संस्थान उन्हें एक समग्र मंच प्रदान करेगा, जहां हर विषय पर समाधान उपलब्ध होगा। डॉक्टर गोस्वामी ने क्वांटम फॉरेंसिक्स जैसे नए क्षेत्रों में संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह ने मैनफ्रेम से क्वांटम कंप्यूटिंग तथा कंप्यूटिंग का विकास विषय पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने क्वांटम तकनीक को लेकर बनी धारणाओं को बदलने और इसे नवाचार के दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने क्लाउड कंप्यूटिंग की समस्याओं, डेटा सुरक्षा, वॉइस और वीडियो क्लोनिंग जैसे बढ़ते साइबर खतरों पर भी चिंता व्यक्त की। Today I had visited the campus of UP Institute of Forensic Science. It was an amazing experience to see the quality of world-class laboratories that have been set up, the entire infrastructure, the enthusiasm of the students, the interaction that I enjoyed with the students and their commitment to learning. My meeting with the faculty was a invigorating experience for me. नमस्कार, मैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी, संस्थापक निदेशक उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ। हमारे इस संस्थान में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से उनके निर्देशन में क्वांटम कंप्यूटिंग की लैब की तैयारी की जा रही है। जल्दी ही हम ऐसी विश्व स्तरीय लैब बनाएंगे जिससे न केवल हमारे छात्र छात्राएं बल्कि और भी हम विशेषज्ञ तैयार करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो क्वांटम कंप्यूटिंग जो एक बहुत ही नई तकनीकी आने वाली है, उसमें हम विशेषज्ञ तैयार करके उत्तर प्रदेश को, पूरे भारतवर्ष को और विश्व में वो अपनी ख्याति फैलाएंगे।
कानपुर नगर के कंपोजिट विद्यालय बेना झाबर में बुधवार को अखबार पढ़ो अभियान, स्कूल चलो अभियान तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान का संयुक्त शुभारंभ जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों में नियमित रूप से अखबार पढ़ने की आदत विकसित करने से उनका ज्ञान, भाषा क्षमता और समसामयिक समझ बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि अब विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रतिदिन हिंदी और अंग्रेजी के प्रमुख अखबार पढ़ने का अवसर मिलेगा। इस पहल के तहत बच्चे समाचार कतरनों का संग्रह करेंगे तथा क्विज, चर्चा और ज्ञान प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। कार्यक्रम में कक्षा 2 की छात्रा एल्जीमा ने अंतर्राष्ट्रीय खबर का वाचन कर सभी को प्रभावित किया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने स्कूल चलो अभियान के तहत हर बच्चे को विद्यालय से जोड़ने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिदत्त नेमी ने संचारी रोगों से बचाव के लिए स्वच्छता, साफ पेयजल और व्यक्तिगत साफ सफाई के महत्व को बताया। कार्यक्रम के दौरान डीएम और सीटीओ ने 2 बच्चों का नामांकन कराया और विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया तथा जागरूकता के लिए एलईटी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, शिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे। हाँ, 3 महत्वपूर्ण अभियान आज 1 अप्रैल 2026 में हम लोग कानपुर से लागू कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं। उसमें एक संचारी रोग का अभियान है कि जो कि बीमारियों की आपस में कनेक्टिविटी है और कम्युनिकेट होते हैं, संचारी रोग होते हैं। इसलिए उसके लिए एक हम लोग रैली के माध्यम से और जन जागरूकता के हिसाब से प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण अभियान है वो स्कूल चलो अभियान है। कोई भी बच्चा स्कूल के जो फॉर्मल एजुकेशन है उससे ना छूटे, राइट टू एजुकेशन है और शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि कोई भी बच्चा जो कक्षा 1 में आने वाला है चाहे कक्षा 8 में आने वाला वो ना छूटे। हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे। जो बच्चे कक्षा 5 में आ रहे हैं वो भी 6 में जरूर जा रहे हों, जो 8 में है वो भी 9 में जा रहे हैं। पूरा एक होलिस्टिक अभियान है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।